आदाब, नमस्कार। द रेड माइक दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला और हमारे साथ हमारे एडिटर फॉरेन अफेयर्स सौरभ कुमार शाहिद भी मौजूद हैं। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं हूतियों के बारे में और हूतियों के साथ जो अमेरिका का समझौता हुआ है उसके बारे में। आपको बताएं कि जो लग रहा था कि नामुमकिन सी बात है वो मुमकिन हो गई। आपको पता है, लाल सागर में जब से इजराइल ने गजा पर हमला किया है तब से लाल सागर में यमन के हूती संगठन ने अपना ब्लॉकेड लगा रखा है। अमेरिका या वो तमाम देश जो इसराइल के साथ हैं उनके लिए ब्लॉकेड है और उनके पानी के समुद्री जो जहाज हैं जिसमें कार्गो और तमाम तरीके की चीजें ट्रांसपोर्ट होती हैं उन पर हमले भी हुए और उनको साफ कर दिया गया कि आपको यहां से जाने नहीं देंगे। अब माहौल ये बन गया है कि ट्रम्प साहब ने समझौता कर लिया। ट्रम्प साहब ने कहा कि भाई हमारा समझौता हो गया है। हूती ने बहादुरी के साथ हमसे डट करके वो सामने रहे और लड़े। अब हम नहीं लड़ना चाहते हैं, हमारा समझौता हो गया। अब हम हूतियों के ऊपर जो एयर स्ट्राइक कर रहे थे पिछले 2 महीनों से वो हम नहीं करेंगे। लेकिन इस समझौते में इसराइल शामिल नहीं है। तो क्या इसराइल पर जो हमले हूती कर रहे हैं क्या वो जारी रहेंगे? इस बारे में बात करने के लिए शाही साहब है, बाकी शाही साहब डिटेल में समझाएंगे। शाही साहब, ओवर टू यू। समझौते में क्या बातें हुई हैं, किन बिंदुओं पर सहमति बनी है और अब हूती क्या कह रहे हैं इस समझौते के बाद? क्या वो मान रखेंगे या फिर ये सिर्फ कुछ दिन की बात है? देखें सौरभ, इसमें आपको टाइमलाइन देखना पड़ेगा। अगर आप इस पूरे टाइमलाइन को देखेंगे तो आप समझेंगे कि ये जो सीज फायर है वो कहाँ से निकल के आ रहा है और कैसे यूनाइटेड स्टेट्स के लिए ये कैपिचुलेशन है। हालांकि इंटरनेशनली उसको इस तरह से प्रेजेंट करने की कोशिश हो रही है कि यूएस ने ये जंग जो है जीत ली है, लेकिन यूएस बहुत क्लियरली यहाँ पे कैपिचुलेट कर रहा है। ब्लॉकेड जो हुतीज ने किया था वो किसके अगेंस्ट में था? वो इसराइल के अगेंस्ट में था। इसराइल के ब्लॉकेड को हटाने के लिए, इलियाद पोर्ट के ब्लॉकेड को हटाने के लिए अमेरिकी जो जंगी जहाज हैं वो आ रहे थे और वो उन पे हमला कर रहे थे। उनको फिर से टारगेट किया गया, तो फिर उसके बाद ये बड़े लेवल पे चली गई बात और उसके बाद यानी एक पूरा जो जिसको कह सकते हैं एक जहाजी बेड़ा जो है इंटरनेशनली, यानी उसमें और भी मेंबर स्टेट शामिल थे, उनको मिला के वो जहाजी बेड़ा जो है बनाया गया और वो इनको डिफीट करने में कामयाब नहीं रहा। उसके बाद वो जहाजी बेड़ा विड्रॉ हो गया। हालांकि तब उसके कुछ ही दिन बाद जो है वो सीज फायर भी हो गई गजा में। जब सीज फायर हो गई गजा में तो हुतीज ने अटैक करना बंद कर दिया और अटैक करना बंद कर दिया सारे शिप्स को, इंक्लूडिंग जो इसराइल शिप्स जा रही थी उनको उसने अटैक करना बंद कर दिया, जैसा उन्होंने वादा किया था। अब जब इसराइल ने वो वादा खिलाफी की, सीज फायर को तोड़ा, तो उसके बाद वो वापस से उन्होंने हमला करना शुरू किया और इसमें अमेरिका शामिल हो गया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को अपने अमेरिका के कैपेबिलिटीज़ को लेके जो उनके अपने कुछ असेसमेंट्स हैं वो ग्राउंड से मैच नहीं करते। तो उनको ये लगा कि हम ये बमबारी लगातार करेंगे तो 15-20 दिन में हुतीस को हम ख़त्म कर देंगे, इनके लीडरशिप को मार देंगे और मामला ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो लगातार बमबारी करते रहे। सिविलियंस को तो बड़ी लेवल पे उन्होंने मारा, लेकिन हुतीज के यानी बड़े ऑफिसर्स या किसी लीडर को मारने में कामयाब वो नहीं रहे। हालांकि इसके बदले में हुतीज से लड़ने के दरमियान में जो ये लास्ट 3 महीने हैं, इसमें 7 ड्रोन्स जो उनके HQ-9 रिपर ड्रोन हैं और 3 जहाज F-18 जो हैं वो डिस्ट्रॉय हुए। ये जो F-18 जो डिस्ट्रॉय हुए हैं वो सारे के सारे उनके जो एयरक्राफ्ट करियर हैं उसके ऊपर डिस्ट्रॉय हुए हैं। यानी जब वो लैंड हो रहा होता है या जब वो टेक ऑफ कर रहा होता है तो बड़ा वनरेबल होता है और उसी के टाइमिंग को मैच करते हुए हुतीज ने उन पे मिसाइल दागा। अब मिसाइल से बचने के लिए दोनों केसेस में जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसने मनूवर करने की कोशिश की, जिसमें कि मनूवर जैसे उन्होंने किया और चूंकि उसी समय वो लैंड कर रहा था प्लेन, तो वो प्लेन 2 केसेस में, एक में कि वो स्लिट करके गिर गया और दूसरे केस में वो लैंड नहीं कर पाया और आगे जाके उसको बेल आउट करना पड़ा पायलट्स को। तो अब इतने बड़े, यानी आप देखें, अगर आप 7 महीने के अंदर में 3 F-18 विमान
और 7 हफ्तों में $300 मिलियन वर्थ ऑफ सिर्फ ड्रोन्स आप खोते हैं, तो जाहिर है कि डज नॉट लुक गुड अपॉन। तो ये डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को ये लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हुतीज का ये कोई मिसाइल हमारे किसी शिप को लग जाए और वो डूब जाए, तो वो बेइज्जती जो दुनिया में होगी उसको संभालना मुश्किल होगा। तो वो दे रीच्ड आउट, अमेरिका जो है उसने ओमान से कहा कि आप हमारा सीज फायर करवा दीजिए प्लीज। ओमान आपको पता है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान भी वो मुज़ाकरात करवा रहा है न्यूक्लियर इशू पे, जिसका नेक्स्ट मीटिंग जो है वो अभी होनी है आगे अगले कुछ दिनों में। तो उनको अप्रोच किया है अमेरिका ने, और ये सीज फायर डील हुई है कि अमेरिकन शिप्स को टारगेट नहीं किया जाएगा। मैं यहाँ पे फिर से दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूँ कि जब ये शुरू हुआ रेड सी का ब्लॉकेड, तो अमेरिकन शिप्स पे नहीं मारा जा रहा था, जो शिप्स इजराइल जा रही है डिलीवर करने के लिए उन पे मारा जा रहा था। तो आज सीज फायर के बाद भी सीज फायर अमेरिकन शिप्स पे हुआ है, जो शिप्स इजराइल जा रही है उन पे अभी सीज फायर नहीं हुआ है, उन पे हमला होता रहेगा। और जो अभी पिछले हफ्ते से हुतीज ने इजराइल पे एयर अटैक, वो जो मिसाइल से उनके तेल अवीव एयरपोर्ट को निशाना बनाया है, वो अटैक्स भी अभी होते रहेंगे, ये चीज कंफर्म हुई है। वो अटैक्स भी होते रहेंगे, और जैसा शाहिद साहब ने बताया कि इस सीज फायर में इजराइल शामिल नहीं है। और जाहिर सी बात है कि अगर ट्रंप साहब हूती से बात कर रहे हैं, या ट्रंप साहब एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका हूती से बात कर रहे हैं, तो इजराइल को ये बात नागवार गुजरेगी। और इजराइल चाहता नहीं है कि हूतियों के साथ अमेरिका का कोई समझौता हो जाए। शाहिद साहब, इजराइल की भी क्या प्रतिक्रिया आई है? इजराइल अपने जो हमले हैं वो तो जाहिर सी बात है जारी रखेगा हूतियों पर, तो क्या अमेरिका इजराइल से भी बात करेगा कि देखिए ऐसा है कि इस एस्केलेशन की वजह से हमारे शिप्स डूब सकते हैं, हमारा नुकसान हो सकता है, तो लेट्स लीव हुतीज आउट। और हुतीज भी मिसाइल मार ही रहे हैं, जैसा आपने बताया कि तेल अवीव पर मिसाइल मार दी, और वो बीच बीच में मिसाइल मारते रहते हैं। तो इजराइल और अमेरिका के बीच कुछ बातचीत हुई इस बात समझौते को लेकर के? देखें सौरभ, एक चीज जो एक पैटर्न सा उभर के आ रहा है पिछले 1.5 महीनों में, और रदर कह लें 2 महीनों में, वो बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न है। मैं अभी उसके लिए इंटरेस्टिंग वर्ड यूज कर रहा हूं इसलिए क्योंकि और देखना पड़ेगा कि आइंदा महीनों में वो पैटर्न जो है वो सस्टेन करता है या नहीं करता है। ये पैटर्न क्या है? ये पैटर्न ये है कि अमेरिका यानी डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इन जनरल एंड डोनाल्ड ट्रंप इन पर्टिकुलर, उनका जो सपोर्ट है इसराइल के लिए, वो जाहिरी तौर पे ऐसा लगता है कि वो सबसे ज्यादा है आज तक के किसी भी प्रेसिडेंट के लिए। और वो गजा में होने दे रहे हैं जेनोसाइड और ये तमाम चीजें। लेकिन एक चीज जो यहाँ पे नजर आई है पिछले 2 महीनों में, वो ये है कि कम से कम 3 बार ऐसा हुआ है कि इसराइल को बिना बताए, इसराइल को डार्क में रख के, अंधेरे में रख के अमेरिका ने उसके पीछे डील की है। ये आज तक नहीं होता आया है। ये एक ऐसी चीज है जो आप कह सकते हैं कि नई है, यानी ये पहली बार यहां पे देखने को मिल रहा। क्या है 3 चीज? अव्वल तो जब नेतन्याहू को बुलाया गया अमेरिका, आपको याद होगा, उसमें 1 दिन पहले, यानी जब वहां पहुंचे तो उनको ये बताया गया कि ईरान के साथ अमेरिका जो है वो निगोशिएशन स्टार्ट कर रहा है। इट केम एज अ बोल्ट फ्रॉम ब्लू। तो अब वो बोल्ट फ्रॉम ब्लू क्यों आया? क्योंकि उनको ये लग रहा था कि भाई ये कहां से हो गया, हमारे नाक के नीचे ये कैसे हो गया कि अमेरिका ने ये निगोशिएशन कर ली, हमें क्यों नहीं बताया, हमें अंधेरे में क्यों रखा गया। अगले हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप का एशिया टूर होने वाला है, मिडिल ईस्ट टूर होने वाला है, जिसमें सऊदी अरब, यूएई तमाम जगह जाएंगे। उस ट्रिप को भी अंधेरे में रखा गया इसराइल से, और इसराइल से कहा गया, हालांकि अभी निगोशिएशन चल रही है और हो सकता है कि वो इसराइल जाएं, पर उनको अंधेरे में रखा गया। और लास्ट में कहा गया कि वो इसराइल नहीं जाएंगे, मिडिल ईस्ट का ट्रिप करेंगे लेकिन इसराइल नहीं जाएंगे। अब इसराइल मान मनोबल में लगा हुआ है कि ये दिखे, इसका जो ऑप्टिक्स है वो अच्छा नहीं है, तो प्लीज आप विजिट कीजिए, और ये टू एंड फ्रो हो रही। और तीसरा ये कि हूतीज के साथ जो डील हुई, इसको भी उन्होंने इसराइल को नहीं बताया। इसराइल में इसको लेके बहुत ज़्यादा रिएक्शन है, आप देख सकते हैं। टाइम्स ऑफ इसराइल की 2 कटिंग्स आप देखें, एक इसमें है, हूतीज वो अटैक ऑन इसराइल टू कंटिन्यू आफ्टर ट्रंप अनाउंसेस हॉल्ट टू यमन स्ट्राइक्स।
और एक और है टाइम्स ऑफ इसराइल का, उसको भी चलाया जाए, उसमें भी आपको ये देखने को मिलेगा कि ट्रंप सेज हूथीज शोड ब्रेवरी, बिलीव्स दे विल ऑनर ट्रूस डील। इसमें ट्रंप से कैटेगरिकली पूछा गया कि वो अगर इसराइल पे हमला कर रहा है हूथीज, तो क्या आप इसको लेके सहज हैं? ट्रंप ने कहा हाँ। तो ये एक बहुत बड़ा डिपार्चर है। अगर आप यूएस और इसराइल रिलेशनशिप को देखें इतने सालों में, तो ये बहुत बड़ा डिपार्चर है कि इस तरह की बात वहां पे हो रही है जहां पे आप इसराइल को अंधेरे में रख के एक डील करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये इसराइल के लिए लॉन्ग टर्म में अच्छा सिग्नल नहीं है अमेरिका की तरफ से। लॉन्ग टर्म में अच्छा शाही साहब, आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही अब आ होगी। रही। लॉन्ग टर्म में जैसे आपने कहा कि ये अच्छा नहीं है इजराइल के लिए। हूतीज क्या कह रहे हैं? जाहिर सी बात है, हूतीज का नुकसान तो हो ही रहा है, और जिस तरीके से लगातार गजा पर एयर स्ट्राइक हो रही है इजराइल की, और हूती भी साफ कर चुके हैं जब तक पीस डील नहीं होती है इजराइल और गजा के बीच, हमास के बीच, तब तक वो अपने हमले जारी रखेगा। हुतीज की अभी कैपेसिटी कितनी है, कब तक वो लड़ सकता है? और बहुत जिस तरीके से एयर स्ट्राइक्स हुए हैं, नुकसान तो जाहिर सी बात है हुतियों का भी हुआ ही है। जी देखें, अभी आप अगर आप एयर स्ट्राइक के पैटर्न को देखें तो ऐसा नहीं लगता कि किसी बड़े मिसाइल के जखीरे या इस तरह की किसी चीज पे अटैक हुआ। उसका बहुत सिंपल सा रीजन है कि अमेरिका, इंग्लैंड और उसके साथ सऊदी अरब और यूएई दसियों सालों से अटैक वहां पे करते आ रहे हैं। तो उनसे बचने के लिए देखें, यमन गाजा नहीं है, छोटा छोटा सा जगह नहीं है कि जहां पे आपको मुश्किल होगी हथियार कहाँ छुपाए नहीं छुपाए। हालांकि गजा में भी हथियार जो हैं वो मोस्टली इंटैक्ट रहे हैं, उनको एयर अटैक से डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सका है। तो यमन में आप सोच सकते हैं कि ये इसका जो साइज है बहुत बड़ा है, और टेरेन ऐसा है कि इसमें माउंटेनियस एरिया भी है, उसमें सहरा का भी इलाका है। तो उस जोग्राफिकल फीचर को यूज करते हुए डीप टनलिंग और इस तरह की तमाम चीजें करते हुए वहां पे मिसाइल्स जो है रखी गई। अब ऐसे सूरत हाल में क्या होता है कि इसराइल या अमेरिका डिपेंड करता है लोकल इंटेलिजेंस पे, यानी ह्यूमन इंटेलिजेंस है जो बताती है कि इस जगह पे तुम जाके अटैक करो, यहां मैंने देखा है मिसाइल जाते हुए। वो यमन से ना के बराबर आती है ये, क्योंकि वाइड स्प्रेड पॉपुलैरिटी जो है वहां पे हुतीज की है, टू द पॉइंट वेयर जो मेरे सोर्सेज हैं वो ये बता रहे थे पिछले एक महीने से कि वो कबीले जो नॉर्मली सऊदी अरब या यूएई के लिए लड़ते हैं हुतीज के अगेंस्ट में, वो उन कबीले से भी बड़े लेवल पे हुतीज की तरफ डिफेक्शन हुआ है। क्योंकि ये कबीले कह रहे हैं कि भैया देखो, यहाँ पे गज्जा के लिए कौन लड़ रहा है? हुतीज लड़ रहे हैं, और ये हमारे जो बेनिफेक्टर हैं सऊदी और यूएई, ये तो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे उल्टा हो गया, यानी लोगों को ये लगा था, अमेरिका अभी 2 हफ्ते पहले तक ये सोच रहा था कि जो मिलिशिया यूएई के साथ है उनको हम यूज करके ग्राउंड अटैक करेंगे, लेकिन वो हो नहीं पाया, क्योंकि उसमें से 100 से ऊपर ऑफिसर डिफेक्ट करके हुती से जाके मिल गए, अंसार अल्लाह में मिल गए आके। तो इसलिए ऑप्शंस खत्म हो गए, एक चीज। दूसरी चीज, एक पिछला इंटरव्यू जो इन्होंने दिया था अभी 10 दिन पहले ट्रंप ने, उसमें ट्रंप ने कहा था कि हुतीज के पास बहुत डेंजरस मिसाइल्स हैं और हमें बहुत फूक फूक के कदम उठाना पड़ रहा है। उन मिसाइल्स की आपने कैपेबिलिटी देख ली कि कैसे 3 F-18 जो हैं उन मिसाइल से बचने के लिए डॉज करने में गिर गए, और कितने ड्रोन्स मार के गिराए इसका तो कोई काउंट ही नहीं है। तो अब ये मामला है कि हुतीज का जो जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज है वो लार्जली इंटैक्ट है। अमेरिका किस पे अटैक करता रहा है? वाटर रिजर्वायर पे, ऑयल डिपो पे, सिविलियन वो ईद मना रहे थे उनके ऊपर, लेकिन वो मिलिटरली डिफीट करने में कामयाब नहीं रहा। इसीलिए तो सीज फायर के लिए वो कह रहा है, वरना वो कर रहा होता। $2 बिलियन हमने पहले भी प्रोग्राम किया था, $2 बिलियन अमेरिका ने इस पे खर्च किया है, और वो इसको फिर भी हराने में वो सक्षम नहीं हो पाया। तो इसके परिप्रेक्ष्य में आपको ये पूरा देखना पड़ेगा। एक और चीज है यहाँ पे, देखें, ये भी बात आई है कि ये जो निगोशिएशन ईरान के साथ हो रहा है, इसमें भी अमेरिका की तरफ से ये रिक्वेस्ट आई है कि अमेरिकन इंटरेस्ट पे
ये जो ईरान सपोर्टेड ग्रुप्स हैं वो हमला ना करें। उन्होंने ये नहीं कहा कि इजरायली इंटरेस्ट पे आप हमला नहीं कर सकते, उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया कि अमेरिकन इंटरेस्ट पे ना करें। यानी जिसको हम मिलिट्री टर्म में कहते हैं कि डिहाइफनेट कर दिया गया, यानी इजरायली इंटरेस्ट और अमेरिकन इंटरेस्ट को डिहाइफनेट कर दिया गया। ये अभी तक होता नहीं आया। ये क्यों हुआ है? जो हमारे दर्शक पिछले हफ्ते के डेवलपमेंट से अवगत होंगे, उनको पता होगा कि अमेरिका के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं माइक वॉल्स, उनको अपने पद से हटा दिया गया। कहा यह गया कि उन्होंने जो सिग्नल चैट जो लीक हुई थी उनके यानी आप कह सकते हैं मिस्टेक के कारण, उसके कारण उनको हटाया गया है, पर वो रीजन नहीं है। रीजन ये है, जो अमेरिकन प्रेस में ये बात रिवील हुई है कि वॉल्ज अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर तो थे, लेकिन काम इजराइल के लिए कर रहे थे। और वो जो क्लोज डोर मीटिंग्स होती थी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की, वो सारी जानकारी इजराइल को लाइव देते थे, लाइव दे रहे थे। तो ये चीज ट्रंप को नागवार गुजरी है कि इस तरह से, मतलब दिस इज अकीन टू, जिसको आप कह सकते हैं कि ट्रीजन। उसलिए उनको हटाया गया है कि माइक वॉल्स को यूज करके इजराइल ये चाह रहा था कि ये टॉक सक्सेसफुल ना हो और ईरान और अमेरिका के बीच में जो है वो लड़ाई हो जाए, जिससे हमारा फायदा हो। तो अभी भी ये नहीं पता कि ये टॉक सक्सेसफुल होंगे नहीं सक्सेसफुल होंगे ईरान के साथ, लेकिन फिलहाल एक आदमी जो इजरायली इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा था अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में, उसको निकाल दिया गया है ताकि वो अपने पोजीशन का इस्तेमाल इजरायली इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए ना करे। ये इजरायली इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए ना करे। शाही साहब, अब जैसे आपने समझाया, बताया कि किस तरीके से अमेरिका में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का रुख अलग है, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से काफी जुदा है। इस बीच हम लोगों ने पहले भी 3 प्रोग्राम किए हैं कि ईरान से जो अमेरिका की बातचीत हो रही है, जिसे ओमान मीडिएट करा रहा है, शायद जो हूतीज के साथ समझौता हुआ है, तो कुछ बात बनने की दिशा में ऐसा लगता है कि एक सकारात्मक कदम है। क्या कहीं से कोई इशारा कि अमेरिका धीरे से गजा को लेकर के भी इजराइल पर दबाव बना करके कोई फैसला लेगा? क्योंकि जब तक वहां समझौता नहीं होता, तब तक ना हूतीज रुकेंगे और ना ही ईरान जिस तरीके से हथियार से, पैसे से, ट्रेनिंग से जो सपोर्ट कर रहा है, वो रोकेगा। तो क्या उसकी दिशा में भी कुछ थोड़ा सा भी हो रहा है? देखिए, अमेरिका अपने तरफ से कोशिश ये कर रहा है वहां एक डील करवाने की कि ये जो फमीन है, क्योंकि देखें अभी पिछले वीक ही जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के सामने में जो पेशी हुई है, जो दलीलें दी गई हैं, उसके हिसाब से बड़ा क्लियर हो गया है कि ये कलेक्टिव पनिशमेंट जेनोसाइड के अंदर में आता है, वॉर क्राइम के अंदर में आता है। तो अब अमेरिका कोशिश कर रहा है इसराइल को ऑफ द हुक करने की। ऑफ द हुक वो इस तरह से कह रहा है कि हमारे प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर वहां पे रहेंगे और वो डिसाइड करेंगे कि गजा में रसद कैसे जाएगी, ताकि रसद जो है वो हमास के पास ना पहुंच सके। अब ये जो चीजें हैं, इसका कोई ग्राउंड पे मीनिंग नहीं है, क्योंकि आप अगर कलेक्टिव पनिशमेंट जेनोसाइड का दे रहे हैं तो उसको आप जस्टिफाई इससे नहीं कर सकते। लेकिन अमेरिका को ये लग रहा है कि फर्दर आईसीसी से फर्दर इस तरह के डिसीजंस ना आ जाएं जो अरेस्ट करने के लिए और लीडर्स के अगेंस्ट में, तो उसको एक तरीके से मिटिगेट करने की कोशिश कर रहा है, बैड फेथ में कर रहा है, जैसे वो करता रहा है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि इसमें एक बहुत बड़ा अचीवमेंट ये है कि अगर अमेरिकन इंटरेस्ट से इजरायली इंटरेस्ट डिहाइफनेट हो जा रही है, जुदा हो जा रही है, तो फिर ये पॉसिबल है कि ये एक प्रेशर जो है इजराइल पे इनडायरेक्ट रूप से आएगा। जो टॉक्स हो रही हैं उसमें जाहिर है कि ये अभी गजा इशू नहीं है, वो सिर्फ न्यूक्लियर मुद्दे पे महदूद है टॉक। तो न्यूक्लियर मुद्दे पे महदूद है, तो बात सिर्फ न्यूक्लियर मुद्दे की हो रही है एंड अमेरिकन मिलिट्री इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की हो रही है कि हमारे उस पे हुतीज और जो तमाम प्रो ईरानियन ग्रुप्स हैं इराक में हैं, ये हम पे अटैक ना करें। लेकिन इस पे बात नहीं हो रही है कि वो इजराइल पे भी अटैक ना करे। तो ये एक मुझे लगता है कि पॉजिटिव डेवलपमेंट इस डायरेक्शन में है। दूसरा ये कि इजराइल के अंदर इसको लेके ये जो 2-3 डिसीजंस हुए हैं, इसको लेके बहुत गमो गुस्सा है कि उनको ये बिट्रेल जैसा दिख रहा है कि अमेरिका ने हमारे साथ क्यों किया।
लेकिन वो ओपनली बोल भी नहीं सकते, क्योंकि जानते हैं कि ट्रम्प तो सरफिरा आदमी है, कि वो अगर आपने उसको पब्लिकली क्रिटिसाइज किया तो क्या पता कल से उठे बोले हथियार बंद कर दो। तो जो, और बिना अमेरिकन हथियार के इजराइल जो है लड़ाई लड़ नहीं सकता। तो वो मन मसोस के स्टेटमेंट दे रहे हैं, लेकिन वो डायरेक्ट अटैक नहीं कर रहे हैं। यहाँ एक चीज और भी इंपॉर्टेंट है कि जैसा मैं पहले भी कहता रहा हूं कि अगर आप ट्रंप सपोर्टर्स को देखें तो दो किस्म के सपोर्टर्स उनके हैं। एक ट्रेडिशनल, जिसको हम वॉस्प कहते हैं, वाइट एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट, वो प्रो इजराइल है। इसलिए नहीं कि वो यहूदियों को कोई के प्रति उनकी कोई मोहब्बत है, वो इसलिए कि जैसा मैं बार बार कहता हूं, वो चाहते हैं कि एक पेशन गोई, एक भविष्यवाणी जो है वो सही हो, कि जब तक यहूदियों का पूरे मिडिल ईस्ट पे कब्जा नहीं हो जाएगा, ईसा मसीह जो है वापस नहीं आ सकते। तो उस पेशन गोई को सही करने के लिए ये कर रहे हैं। लेकिन एक दूसरा तबका है जो डरा हुआ है कि अमेरिका का डिक्लाइन ये फॉरएवर वॉर के कारण हो रहा है। ठीक है, इन्होंने वोट किया है डोनाल्ड ट्रंप को वॉर्स खत्म करने के लिए, नया वॉर शुरू करने के लिए। इनका भी एक दबाव उनके ऊपर बन रहा है। जो ओल्ड गार्ड्स हैं, जिसको हम नियोकॉन्स कहते हैं, उनका दबाव है कि तुम ईरान से लड़ो। लेकिन ये जो न्यू रिपब्लिकन्स हैं, जो ट्रंपियन रिपब्लिकन्स हैं, उसमें एक बहुत बड़ा तबका है जो वॉर के नहीं होने देना चाहता है। वो दबाव बना रहा है। कैसे बना रहा है? एक तरीके से अनऑफिशियल एडवाइजर ट्रंप के, वो फॉक्स न्यूज, टकल कार्लसन फॉक्स न्यूज के जो पुराने, अब तो खैर उन्होंने अपना ही काम शुरू कर दिया है, उसके जो एंकर हैं, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंकर्स इन यूनाइटेड स्टेट, वो वॉर के खिलाफ है। उन्होंने बार बार ट्रंप पे प्रेशर बनाया है कि आप ईरान के अगेंस्ट लड़ाई नहीं करेंगे। जेडी वांस एंटी वॉर है, तुलसी गबार्ड एंटी वॉर है, स्टीव विटकॉफ एंटी वॉर है, और कुछ ऐसे मागा सपोर्टेड जो कैंडिडेट हैं, जैसे मेजोरी टेलर ग्रीन एक है। ऐसे तो बैकसीट क्रेजी हैं अदरवाइज, लेकिन वॉर वाले मुद्दे पे उनका कहना है कि वो नए वॉर नहीं चाहते हैं, क्योंकि मागा नए वॉर नहीं चाहता है। ठीक है, उनको वो रिप्रेजेंट करती हैं। उन्होंने अभी इस हफ्ते अपने ट्वीट में बहुत क्लियरली इस बात को कहा है कि हम नया वॉर नहीं चाहते हैं, एंड एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मागा इट इज माय ड्यूटी टू इंप्रेस अपॉन ट्रंप टू नॉट फॉलो द डिक्टम ऑफ इजराइल। इतने खुले आम रेबेलियन रिपब्लिकन पार्टी में इजराइल के अगेंस्ट तो छोड़ दीजिए, डेमोक्रेट पार्टी में पॉसिबल नहीं था। तो उनको भी ये लग रहा है कि इस तरह की कोई चीज जो है वो हो रही है, और ट्रंप अगर अपने बेस की बात नहीं सुनेंगे तो रास्ते से भटक जाएंगे। तो उनको वापस रास्ते पे लाने के लिए अलग अलग तरह से प्रेशर आ रहा है, जिसमें जैसे मैंने नाम बताया, मेजोरी टेलर ग्रीन और टकल कार्लसन का बहुत बड़ा रोल है। टकल कार्लसन का, इन दोनों का रोल है। अब देखना होगा कि ईरान के साथ बातचीत में क्या होता है। और काफी दिलचस्प है, हर जगह थोड़ा माहौल गरमाया हुआ है, तो कुछ अगर ठंडक मिलती है तो उसको भी बहुत डिटेल कवरेज दी जाए, इसकी हम लोग कोशिश करते हैं। शाही साहब हमसे जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शक द रेड माइक दुनिया को बहुत प्यार मोहब्बत और शेयर करते हैं, तो वैसे शेयर करिए, उससे ज्यादा में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।